फ्रेंड्स, मैं केशव गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गंगापुर सिटी। दोस्तों, जो मैं आज टॉपिक लेकर आया हूं शिक्षा मनोविज्ञान में, यह आपको 3 स्तरों पर बहुत ही अच्छे से काम आएगा। बीएड में भी, एमएड में भी, और खास तौर से जो अब आप बैठने जा रहे हो एक एग्जाम रीट लेवल 1 और लेवल 2। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये ऐसा टॉपिक आपको है, वैसे मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। बीएड में भी ये आपके टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान में, एमएड में भी ये टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान में, और रीट में तो है ही। रीट, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड सभी में ये टॉपिक है आपके। तो मैंने आज से आपके लिए कोशिश की है कि एक सिलेबस भी आपका बीएड एमएड के दृष्टिकोण से कंप्लीट हो, और रीट में आपको बहुत ही एक यूं कह दूं मैं कि आपको गोल्डन ड्रॉप्स है ना के रूप में ये टॉपिक काम आएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज से हम। आज का जो विषय है मेरा शिक्षा मनोविज्ञान, और इसका टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूं फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद। दोस्तों, फ्रायड को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका बीएड में और एमएड में जो टॉपिक है वो है विकास, डेवलपमेंट। अब विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं आपके सिलेबस में, रीट में भी, एमएड और बीएड तीनों में, वो सारे सिद्धांतों को मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। जैसे विकास, फ्रायड को हम देखें, फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, इसके बाद फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, फिर फ्रायड का दुश्चिंता का सिद्धांत। तो 3 सिद्धांत हम फ्रायड में पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद फिर आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आ जाएगा, ठीक है ना। तो जितने भी सिद्धांत हैं वो आपको मैं एक एक करके हर वीडियो में पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो आज से हम शुरू करते हैं फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, है ना। मनोविश्लेषण मीन्स मन का विश्लेषण, है ना। साइको एनालिसिस मतलब व्यक्ति के मन का विश्लेषण। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निश्चित है रीट में क्वेश्चन आता है। और अगर आपने पूरा वीडियो मेरा देखा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखना। मैं ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई डिफरेंस रखूं, है ना। ऑनलाइन में वही चीजें मैं बताता हूँ जो ऑफलाइन में बताता हूँ, तो नोट्स में भी वही चीजें मिलेंगी। तो आप एक एक शब्द को अच्छे से समझना दोस्तों। यदि कोई आपको शब्द समझ में नहीं आए तो आप मुझे चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं, मैं उसका डिस्कशन करके आपको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो, मनोविश्लेषणवाद, है ना, इसमें फ्रायड ने 2 प्रकार का विश्लेषण किया है। इस चार्ट को आप याद रखना, एक मैं डायग्राम बना रहा हूं यहां पर। 2 प्रकार का विश्लेषण किया है, एक किया है मन का विश्लेषण और दूसरा किया है व्यक्तित्व का विश्लेषण, है ना। मन का विश्लेषण और व्यक्तित्व का विश्लेषण। अब मन के विश्लेषण में इसने मन के 3 स्तर बताए हैं। कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर। कौन कौन से देखो, सीधा सा है चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, है ना। कॉन्शस, सबकॉन्शस, अनकॉन्शस, ठीक है। इसी तरह से व्यक्तित्व के भी इसने 3 भाग बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? सीधा सा है ये भी, इड, और इड को कहते हैं हम इदम, है ना। ईगो, ईगो कहते हैं हम उपा अहम, और सुपर ईगो, सुपर ईगो इसको कहते हैं हम परा अहम। सॉरी, ये ईगो क्या है? उपा अहम नहीं, अहम, है ना, अहम।
और इड़ को हम इदम के साथ साथ और क्या कहते हैं, उपाअहम। समझ गए आप, इड़, उपाअहम या इदम, ईगो अहम और सुपर ईगो पराअहम। ठीक है। और मन के 3 स्तर, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, कॉन्शस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ठीक है। अब हम देखते हैं कि फ्रायड हमें बताता है कि चेतन के, अर्धचेतन में और अचेतन के कार्य क्या है। आज के वीडियो में मैं आपको इसी मन को समझाऊंगा अच्छे से। आपके यही क्वेश्चन आते हैं कि चेतन के कार्य क्या है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण कौन से स्तर से होता है, व्यक्तित्व का निर्माण। तो मैं आपको बताऊंगा कि व्यक्तित्व का निर्माण हम रटने दो, साइको कभी रटी नहीं जाती, जैसे मैथमेटिक्स कभी रटी नहीं जाती, ऐसे साइको कभी हम रटते नहीं। साइको को हम समझते हैं। साइको को, साइकोलॉजी को जितना आप समझोगे उतना ही कंसेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा, है ना। और आप जानते हैं कंपटीशन में आजकल रटे रटाए, तोते की तरह रटे रटाए क्वेश्चन, है ना, या फैक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। क्वेश्चन आते हैं आजकल किस पर आधारित, कंसेप्ट पर आधारित। कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ तो हमें कोई क्वेश्चन याद है या नहीं है, हम समझ करके उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है। तो जब एक मैं आपके लिए डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम को बस आप याद रखना। मैं मन को आज समझाऊंगा आपको, अगले वीडियो में फिर हम इसको लेंगे व्यक्तित्व को। तो देखो ये डायग्राम आप खास याद रखना दोस्तों, ये साइड आपके फ्रायड को बिल्कुल क्लियर रखना, है ना। ये एक पानी का जार है, क्या है ये, जिसमें पानी भरा हुआ है ना, पानी का जार है। और इस जार में एक बर्फ का टुकड़ा है ना। अब पानी के जार में जो बर्फ का टुकड़ा है, इस बर्फ के टुकड़े की तुलना फ्रायड ने किससे की है, मन से। तो ये मन है ना। अब आप गौर से देखो, इस जार में इस बर्फ के टुकड़े के 3 भाग हैं। एक भाग तो है जार से बाहर निकला हुआ ये, है ना, इसको तो नाम दिया गया है दोस्तों चेतन। क्या नाम दिया है, चेतन। और सॉरी, दूसरा हिस्सा इस जार के सतह से लगा हुआ है, इससे लगा हुआ है, छोटा सा बिल्कुल इतना सा ही। इसको नाम दिया है अर्धचेतन। क्या नाम दिया है, अर्धचेतन। और तीसरा बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा हिस्सा जो पानी के अंदर है ना, जो जार में डूबा हुआ है, इसको नाम दिया है दोस्तों अचेतन। क्या नाम दिया है इसको, अचेतन। समझ गए आप। अब एक तो ये चीज क्लियर रखना कि चेतन हमेशा बाहर होता है। हम अब हमारे मस्तिष्क पर ले, ये हमारा चेतन है ना, पिछला हिस्सा पूरा अचेतन है और बीच का हिस्सा छोटा सा क्या है, अर्धचेतन है ना। और इसी तरह से हमारे मन मस्तिष्क कार्य करता है। जैसे अब कार्य देखो इनके, यहां तक क्लियर हो गए। अब थ्योरेटिकल मैटर पर आ जाओ। मैं बताऊंगा आपको कि चेतन के कार्य क्या है। सबसे पहले हम भाग लेते हैं किसको, चेतन, है ना। और ये आपको याद रखना है। पहले तो आप ये देखो, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, इनमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है, ये इतना बड़ा हिस्सा पानी में जो डूबा हुआ है, अचेतन। ये क्वेश्चन आता है आपको कि मन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, अचेतन। मन का कितना प्रतिशत है अचेतन, तो इससे आपको क्लियर रहेगा 90। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अब तो सीधा हो गया है, पहले आता था। 90% भाग हमारा क्या है, अचेतन है। और ये दोनों चेतन और अर्धचेतन, ये दोनों कितने हैं, केवल 10% है ना। और 10% में भी
यो लिख दे 9 + 1 बराबर 10%। मतलब 9% चेतन, 1% अर्धचेतन और 90% अचेतन। तो सबसे बड़ा भाग अचेतन हो गया, सबसे छोटा अर्धचेतन और सबसे बीच का हो गया चेतन। क्लियर हो गया? अब आप देखो इधर हम देख रहे चेतन के कार्य। पहला नंबर 1, एक तो चेतन, मैं चेतन के कार्य बता रहा हूं दोस्तों आपको। चेतन हमेशा वर्तमान में रहता है, जब समझाऊंगा आपको। चेतन वर्तमान में रहता है, याद रखना है ना। दूसरा, चेतन वास्तविक होता है, वास्तविक होता है ना। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या है, चेतन उस समय क्रियाशील रहता है जब व्यक्ति कोई नया, अब ये इंपॉर्टेंट है, नया सीखता है या कोई कार्य करता है। ये इसका दोस्तों मूल मंत्र है चेतन का। क्या? बस इसको याद रखना। और दूसरा, कोई नया कार्य करता है ना। इसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं सारे। अब बस ये यार, अब इसी से पर ये डिपेंड है वर्तमान। देखो हम जब नया सीखते हैं, भाई नया कौन से समय में सीखते हैं, वर्तमान में, भूत में या भविष्य में, या नया कार्य जो कोई कार्य करते हैं तो हम कौन से काल में रहते हैं, वर्तमान में रहते। तो देखो चेतन हमेशा वर्तमान में रहता है। भाई समझ रहे हो ना इसको आप, कि मैं अब लिख रहा हूं तो वर्तमान ही तो है ही मेरा, ना तो भूत है ना भविष्य, वर्तमान है। तो चेतन हमेशा वर्तमान में रहता है। फिर चेतन वास्तविक होता है, ना काल्पनिक होता है ना स्वप्निक होता है। कैसा होता है? वास्तविक। अब मैं कार्य कर रहा हूं, वास्तविक स्थिति है मेरी, है ना। नया सीख रहा हूं, वास्तविक स्थिति है मेरी। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि हम नया सीखते हैं, नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी समय हम चेतन में रहते हैं। यदि हम पूर्व ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं तो क्वेश्चन अलग हो जाता है आपका। पूर्व ज्ञान हमारा चेतन में नहीं रहता, वो मैं इस डायग्राम में बताऊंगा। पूर्व ज्ञान हमेशा अचेतन में रहता है, इसलिए कहते हैं ना पूर्व ज्ञान का भंडार अचेतन। लेकिन उस पूर्व ज्ञान का उपयोग जब हम कर रहे हैं, उस समय कौन सी स्थिति में आ जाते हैं? वर्तमान में। और वर्तमान क्या है? चेतन है। दोनों स्थिति हुई। पूर्व ज्ञान को लाए कहां से लाए पूर्व ज्ञान को? अचेतन से। लेकिन काम कौन से भाग में आकर किया? चेतन में। ये क्वेश्चन आपको आता है दोस्तों कंपटीशन में, और हम बहुत सोचने पर मजबूर हो जाते हैं क्या करें। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट याद रखो। जैसे क्वेश्चन आया हुआ आपको पहले कि जिस समय परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में परीक्षा दे रहा है, उस समय वो कौन सी स्थिति में होता है? परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में परीक्षा देते समय कौन सी स्थिति में होता है? तीनों स्थितियां दे दी ऑप्शन में, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। अब आप सोचो कौन सी स्थिति में होगा। 5 सेकंड टाइम आपके पास, सोचो। किया कुछ वर्क किया, मेंटली वर्क किया क्या, कुछ सोचा किस में होगा? क्वेश्चन आया हुआ है पहले, आप सोचो, देख ले आप। मैंने बहुत कंसेप्ट आपको बताया। एक क्वेश्चन बताया, एक कंसेप्ट बताया था कि जब हम पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हैं तो पूर्व ज्ञान लाते कहां से? अचेतन से। लेकिन उपयोग करते समय कौन सी स्थिति में होंगे? चेतन में। अब देखो आप,
परीक्षा हॉल में परीक्षार्थी परीक्षा देते समय कौन सी स्थिति में होता है? जब हम लिख रहे हैं एग्जाम में, तो याद जो चीज हमने पहले से याद की हुई है, पहले से याद की हुई है, पहले का मतलब पूर्व ज्ञान कहाँ है? हमारा अचेतन में। लेकिन लिखते समय वो अचेतन के पूर्व ज्ञान को हम कहाँ पर लाए? चेतन में लाए। तो लिखते समय, परीक्षा देते समय हम कौन सी स्थिति में है? चेतन में। तो उत्तर क्या होगा? चेतन। हाँ, यदि ये क्वेश्चन में पूछ लेते कि वो जो लिख रहा है, लिखते हुए जो उसका ज्ञान है, जो उसके तथ्य है, उनको कहां से ला रहा है? तो वो ला रहा है अचेतन से। एक बात। दूसरी बात, यदि लिखते समय वो टिपाई कर रहा है, जैसे सामने उसकी कोई कॉपी रखी हुई है, कोई बुक रखी हुई है, उसमें से लिख रहा है टीप करके, तो फिर उसका पूर्व ज्ञान काम नहीं कर रहा है, क्योंकि टीप कर लिख रहा है और टीप कर देख कर लिख रहा है किसी में से, तो क्या हो जाएगा? उसका पूर्व ज्ञान भी नहीं है, तो फिर नया ज्ञान है। नया ज्ञान कहां से आता है? चेतन से आता है ना। ये मैंने लिख दिया, नया सीखना, नया कार्य करना या नया ज्ञान प्राप्त करना, ये सब किससे आते हैं दोस्तों? चेतन से आते हैं। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर रखना। नया ज्ञान हम प्राप्त करते हैं चेतन से, नया सीखते हैं चेतन से, है ना। या फिर कोई कार्य करते समय हम कौन सी स्थिति में होते हैं? एक तो वर्तमान में होते हैं और एक वास्तविक स्थिति में होते हैं। ये चेतन के दोस्तों कार्य, ठीक है। अब आगे देखते हैं, याद रखना। अब मैं यहां से इस डायग्राम से आपको समझाऊंगा तीनों को, लेकिन पहले एक बार तीनों कंसेप्ट क्लियर कर लें आप। चेतन हो गया। दूसरा हम देखते हैं दोस्तों अर्ध चेतन। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा हिस्सा अर्ध चेतन, है ना, सबकॉन्शियस, अर्ध चेतन। सबकॉन्शियस। देखें अर्ध चेतन के कार्य क्या है? देखो, अर्ध चेतन की एक मैं अर्थ लिख रहा हूं यहां, तो उस अर्थ को याद रखना। वह स्थिति जिसमें व्यक्ति को कुछ भी ज्ञान नहीं होता, किंतु कुछ समय बाद, हल्का है, थोड़ा सा हल्का सा मानसिक प्रयास करने पर वह व्यक्ति उस स्थिति से अवगत हो जाता है। देखो इसको, वह स्थिति जिसमें व्यक्ति को कुछ भी ज्ञान नहीं होता, किंतु कुछ समय बाद हल्का सा मानसिक प्रयास करने पर, ये याद रखना, किंतु कुछ समय बाद हल्का सा मानसिक प्रयास करने पर वह व्यक्ति उस स्थिति, कौन सी स्थिति से? इस स्थिति से, देखो अभी समझाऊंगा, उस स्थिति से अवगत हो जाता है। यहां पर दो स्थितियां दी है। एक स्थिति तो वो जिस स्थिति में व्यक्ति अर्धचेतन में आया, और दूसरी वो स्थिति जिसमें अर्धचेतन से वो निकल गया और उसने मानसिक प्रयास करना प्रारंभ किया। अब देखो एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से समझे। जो क्वेश्चन भी आता है आपको नीट वगैरह में, फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे रात्रि के स्वप्न देखना, ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है ना। रात्रि के स्वप्न देखना पूछ लिया क्वेश्चन, कौन सी स्थिति, मन की कौन सी स्थिति है? उत्तर आया अर्धचेतन स्थिति।
अब क्यों बनी अचेतन, क्यों नहीं बनी चेतन या चेतन? देखो इससे इसकी कंपेयर करो। रात्रि के स्वप्न, हमें रात को स्वप्न आते हैं, ठीक है। अब जब वो स्वप्न आता है रात को, अच्छा आया तो हम हंसने लग जाते हैं, बुरा आया रोने भी लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं। होता है ना कभी कभार ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? हम डरने भी लगे, हम हंसने भी लगे, लेकिन जो स्वप्न में कंटेंट आया, विषय वस्तु आई, वो हमें याद नहीं है। बस इतना हम सुबह जागे, रात को स्वप्न आ गया, कोई बात नहीं, आ गया, सुबह हम जागे, जागने पर इतना तो दोस्तों हमें याद रहता है कि आज रात को मुझे कोई एक स्वप्न आया, लेकिन ये याद नहीं रहता कि वो स्वप्न में हमें दिखा क्या, वो स्वप्न की विषय वस्तु क्या थी। कोई घटना थी, कोई दुर्घटना थी, कोई व्यक्ति आया स्वप्न में, हमें याद नहीं रहता। लेकिन इतना जरूर याद रहता है कि हमें एक स्वप्न आया, अच्छा है बुरा, जो भी होता है ना ऐसा। अब देखो, वह स्थिति जिसमें व्यक्ति को कुछ भी ज्ञान नहीं होता, ये स्थिति बन गई स्वप्न आया उस समय की। रात को स्वप्न आया तो जब स्वप्न आया उस समय की स्थिति बन गई कि उस समय का हमें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना ज्ञान है कि कोई स्वप्न आया, है ना। किंतु कुछ समय बाद मतलब हम सुबह जागे, इतना याद आया हमें, इतना हमें पता है कि हमें स्वप्न आया, है ना, लेकिन ये पता नहीं है स्वप्न आया कैसा या उसकी विषय वस्तु क्या थी। अब आगे देखो, कुछ समय बाद हल्का सा मानसिक प्रयास करने पर, अब जब हम बैठे बैठे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्या रात को स्वप्न आया, मुझे मैं डर गया था बहुत ज्यादा, और वो आया क्या, हम मानसिक प्रयास करते, मानसिक प्रयास मतलब हम थोड़ा सा सोचते हैं, तो हमें वो बात याद आ जाती है कि रात को मुझे ये स्वप्न आया, इसकी विषय वस्तु ये थी। क्लियर हुआ? तो कौन सी अवस्था हुई वो दोस्तों? अर्धचेतन। अब अर्धचेतन क्यों हुई ये क्लियर करो। देखो, स्वप्न हमेशा उस घटना के आते हैं जो घटना हमें घटित हो चुकी है, या जिसको हम पढ़ चुके हैं, या देख चुके हैं, या सुन चुके हैं। हम अननोन घटना का कभी हमें स्वप्न नहीं आता दोस्तों, है ना। अब जो घटना हमने देखी, पढ़ी, सुनी या हमारे साथ घटित हुई, वो घटना कहाँ थी, कौन से स्तर से हुई थी, मतलब कौन से स्तर से वो हमने समझा, पहचाना। नया कार्य किससे होता है? चेतन से। तो चेतन के द्वारा वो घटना हमारे मन के अंदर जा रही है ना। इसलिए अब याद रखना, चेतन को हम और क्या कहते हैं? ज्ञान का प्रवेश द्वार। चेतन को और क्या कहते हैं दोस्तों? हम ज्ञान का प्रवेश द्वार, मतलब हमारे मस्तिष्क में जो भी नई चीज, नया ज्ञान, नया कार्य जाता है, वो कौन से भाग से जाता है? चेतन से। यहां देख लो, सबसे पहले क्या पढ़ रहा है? चेतन। तो हमारे मन में कहां से घुसेगा नया ज्ञान? चेतन से, है ना। फिर जाएगा अर्धचेतन में और फिर जाएगा चेतन में। तो अब वो कहां से हमारे अंदर जा रही है? चेतन से। लेकिन दोस्तों, किसी कारणवश, वो कारण कई हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, उस कारणवश वो घटना चेतन से अचेतन में नहीं पहुंच पाई और कहां पर अटक गई? आकर अर्धचेतन में अटक गई। और अर्धचेतन में आते फिर हम उस घटना को स्वप्न में देख लेते हैं। ये कहता है फ्रायड। क्लियर हुआ? तो अर्धचेतन समझ गया, अर्धचेतन क्या है। अब इसको उदाहरण देखो, एक उदाहरण दिया मैंने, रात्रि के स्वप्न देखना अर्धचेतन है ना। फिर और आगे देखा, बोलते बोलते तुतला जाना, हकला जाना, है ना। शब्द याद रखना है क्या? तुतला जाना, हकला जाना, है ना। परचित का, बहुत अच्छे उदाहरण है, परचित का नाम भूल जाना, है ना। ये सब कैसे उदाहरण है? अर्धचेतन अवस्था,
है ना। अब ये देखो मैंने लिखा तुतला जाना, एक होता है शब्द तुतलाना और एक होता है तुतला जाना, बड़ा फर्क है दोनों में। तुतलाना तो क्या हो गया, एक स्थायी दोष हो गया, हमेशा तुतलाता है वो। और तुतला जाना क्या है, अर्धचेतन अवस्था है। क्यों, देखो मैं पूर्णतः चेतन में खड़ा होकर के आपको समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, है ना, लेकिन मेरा ध्यान बट गया। तो अब देखो एक शब्द फिर आ गया इसका अर्धचेतन का, क्या, ध्यान बट जाना। ये भी इसका उदाहरण है, ध्यान बट जाना। तो मैं बड़े ध्यान से आपको पढ़ा रहा हूं अच्छे से चेतन में आकर, लेकिन बहुत ज्यादा अचानक शोर हो गया बाहर, तो मेरा ध्यान उधर चला गया, इसका मतलब ध्यान बट गया। ध्यान बटते ही मैं कौन सी अवस्था में जाऊंगा, अर्धचेतन में। और फिर उस समय जब ध्यान बट गया तो मैं बोलना तो कुछ और चाहता हूं, बोल कुछ और गया, तुतला गया, मेरी जीभ लड़खड़ा गई, है ना। अपन करते रहते ना ऐसे ऐसे, तो वो क्या है, इसका मतलब हम जो चीज बोलना चाहते हैं वो हमारे चेतन में नहीं आ रही है, कहाँ आकर अटक गई, अर्धचेतन में, ध्यान बट गया हमारा। तो ये अर्धचेतन की अवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्लियर रखना है सारे उदाहरण, है ना। बोलते बोलते तुतला जाना, हकला जाना, ध्यान बट जाना, परिचित का नाम भूल जाना, ये सारी अवस्था, स्वप्न आना, ये सब क्या है, अर्धचेतन अवस्था है। ठीक है। और तीसरा लास्ट जो मन का सबसे बड़ा भाग है, कौन सा है, अचेतन, है ना। तीसरा भाग कौन सा दोस्तों, अचेतन, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। इसकी विशेषता देखो, एक तो मन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, अचेतन है। कितना, 90%। एक बार दूसरा याद रखना, मैंने अभी आते क्वेश्चन पूछा था आपसे, व्यक्तित्व का निर्माण किससे होता है दोस्तों, अचेतन से होता है। अभी समझाऊंगा इन सबको। अगला व्यक्ति के व्यवहार का संचालन, है ना, व्यक्ति के व्यवहार का संचालन अचेतन से। अगला पूर्व ज्ञान का भंडार, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्व ज्ञान का भंडार, इसी से सारे डिपेंड है, इसी पर। पूर्व ज्ञान का भंडार किसे कहते हैं, अचेतन को कहते हैं। अगला अतृप्त इच्छाओं का भंडार, अतृप्त इच्छाओं को कहते हैं हम दमित इच्छा, मतलब ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हुई, अधूरी रह गई, इसलिए इनको कहते हैं हम अधूरी इच्छा, है ना। अतृप्त दमित अधूरी इच्छाओं का भंडार क्या है, अचेतन। पूर्व ज्ञान का भंडार अचेतन, है ना। ये सारी इसके अचेतन की विशेषता है। ठीक है। अब देखो आप एक एक को लेते हैं। पूर्व ज्ञान का भंडार, ये मैंने चेतन जब पढ़ाया आपको अभी, तो उसमें समझाया था कि हम नया ज्ञान प्राप्त करते हैं चेतन से। अब वो नया ज्ञान कहां जाकर इकट्ठा होता है, फिर अचेतन में। अचेतन में जाते ही वो ज्ञान नया नहीं रहता, कैसा हो जाता, पूर्व ज्ञान हो जाता है। तो जो भी चीज है वो पूर्व ज्ञान का भंडार किस में जाता है, फिर अचेतन में जाता है ना। तो ये क्लियर हो गया। फिर अतृप्त इच्छाओं का भंडार, अतृप्त इच्छा, मैंने बताया था अभी कि एक इच्छा होती है और एक अतृप्त इच्छा होती है। इच्छा तो ये है कि मैं आज ही करोड़पति बन जाऊं, और मैं नहीं बन पाया, तो कैसी हो गई वो इच्छा, फिर अधूरी, या दमित, या अतृप्त। तो इच्छा और अतृप्त इच्छा दोनों अलग अलग चीज है ना। और ध्यान रखना, इच्छा हमेशा पैदा होती है इड से। वो मैं बताऊंगा आपको जब व्यक्तित्व का विश्लेषण पढ़ाऊंगा, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो इच्छाओं की जननी क्या है, इड। जितनी भी इच्छाएं हमारी इड से पैदा होती है, लेकिन
जब वो इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो कैसी बन जाती है वो? अतृप्त। और अतृप्त बनते ही फिर वो इड़ से निकलकर कहां पहुंच जाती है? अचेतन में पहुंच जाती है। क्लियर? तो अतृप्त इच्छाओं का भंडार अचेतन, पूर्व ज्ञान का भंडार अचेतन। अब आगे देखो, मन का सबसे बड़ा भाग हो गया 90% अचेतन। अगला देखो व्यक्तित्व का निर्माण और व्यक्ति के व्यवहार का संचालन। देखो, सॉरी एक सेकंड। अच्छा, अब कैसे बना ये? व्यक्ति के व्यवहार का संचालन अचेतन से कैसे होता है ये सोचो आप। हेलो, नमस्ते। अभी तो है ना? हाँ, सोचा आपने क्यों? अचेतन से ही व्यक्तित्व के व्यवहार का संचालन कैसे होता है? देखो कि हम व्यवहार का संचालन मतलब व्यवहार करना। कैसे व्यवहार करना? किसी से बात करना, कोई कार्य करना, किसी के बारे में कमेंट करना, ये सब का है हमारा व्यवहार। अब जैसे किसी से बात करना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कहां से ला रहा हूं बातें? वो शब्द कहां से ला रहा हूं मैं? अचेतन से ला रहा हूं। मैं आपसे मान लो आज गाली दे देता हूं, सबसे बुरा शब्द काम ले रहा हूं, मैंने आपको गाली दे दी, अब शब्द बोल दिए, तो वो गाली शब्द, कोई भी शब्द कहां पर है मेरे? अचेतन में है। अचेतन से मैं कहां लाया उसे? चेतन में लाया, और चेतन से मुंह से बोल दिया। हुआ ना? एग्जाम हॉल में आप परीक्षा दे रहे हैं, कहां से ला रहे हैं लिखते समय वो शब्द? अचेतन से, है ना? और अचेतन से कहां लाए? चेतन में, और चेतन से कॉपी में। तो सारा ये व्यवहार है, ये कहां से निकल कर आ रहा? हमारा अचेतन से आ रहा। मैं अच्छा व्यवहार कर रहा हूं, वो अच्छे शब्द भी मेरे अचेतन से आ रहे। बुरा कर रहा हूं, वो बुरे शब्द भी मेरे अचेतन से आ रहे, है ना? तो कुल मिलाकर के दोस्तों व्यवहार का संचालन किससे हुआ? अचेतन से हुआ। ठीक है, हो गया क्लियर? ये सारे कार्य किसके हैं? अचेतन के हैं। ठीक है, अब डायग्राम पर आते हैं हम दोस्तों। ये मैंने आपको थ्योरेटिकल सारी चीजें समझा दी, अब प्रैक्टिकली हम लेते हैं इस डायग्राम से कैसे। देखो, सबसे पहला भाग चेतन, दूसरा अर्धचेतन और तीसरा अचेतन, है ना? मैंने आपको बताया कि ज्ञान का प्रवेश द्वार क्या है? चेतन। मतलब नया ज्ञान हम कहां से प्राप्त करते हैं? चेतन से। ठीक है, ठीक है। फिर ये भी बताया कि चेतन से हमने नया सीखा, और उस चेतन के ज्ञान को हम कहां ले जाते हैं? फिर अचेतन में ले जाते हैं। इसीलिए तो अचेतन में जाते हुए नया ज्ञान कैसा बन जाएगा? पूर्व ज्ञान। और आपको लिखाया मैंने आपको कि पूर्व ज्ञान का भंडार क्या है? अचेतन है। ये पूर्व ज्ञान है पूरा। ठीक है, देखो हमने नया सीखा चेतन से, नया ज्ञान किससे सीखा? चेतन से, है ना? अब ये नए ज्ञान को हम कहां ले जाएंगे? अचेतन में। ये आपका चेतन, लेकिन ये नया ज्ञान चेतन से अचेतन में जाएगा कैसे? इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? अभ्यास करते हैं। आपने थॉर्नडाइक के सीखने के 3 नियम पढ़े होंगे। कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो दूसरा नियम कौन सा बताया उसने? अभ्यास का, कि हमने जो कुछ सीखा है उसको हम जितना अभ्यास करें, अभ्यास मतलब जितनी उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना उसे दोहराएंगे, बार बार दोहराना। कहते हैं ना, टीचर भी कहते हैं कि भाई जिस चीज को आपने सीखा उसे कई बार दोहराओ, घर पर जाकर याद करो,
क्लास में याद करो, कई जितनी बार आप दोहराएंगे उतना ही वो ज्ञान आपका स्थायी हो जाएगा। अब वो स्थायी ज्ञान होने का मतलब है कि वो नया ज्ञान चेतन से निकलकर अभ्यास के द्वारा कहां पहुंच गया, अचेतन में पहुंच गया, है ना। और अचेतन में जाते ही ये नया ज्ञान नया नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, ये पूर्व ज्ञान। अब पूर्व ज्ञान क्या कहलाता, अचेतन। पूर्व ज्ञान का भंडार क्या है, अचेतन। क्लियर हो गया। तो नया ज्ञान अभ्यास के द्वारा अचेतन में आया, ठीक है। अब अचेतन में जाकर के हमने इसको पटक लिया, डाल लिया, इकट्ठा कर लिया, संग्रह कर लिया इसका। क्यों किया भाई संग्रह, क्या जरूरत पड़ गई आगे के लिए, भविष्य के लिए। भाई आज आप कोई चीज सीख रहे हैं, आज के लिए सीख रहे हो क्या, रीट जिस दिन लगेगी अप्रैल में या मई में, जब भी, उस दिन के लिए तो सीख रहे हो, है ना। तो वो भविष्य हो गया। तो उस दिन आपके आज जो सीखा है आपने, वो उस दिन अच्छे से काम आ जाए, जल्दी से काम आ जाए, और तुरंत हमें याद आ जाए और हम टिक कर दें अच्छे सही क्वेश्चन आंसर पर। इसीलिए तो आज सीख रहे हो। अब ये तो नहीं हो सकता भाई कि आज सीख लिया आपने, फिर 4 महीने तक आपने देखा ही नहीं उस टॉपिक को। इसका मतलब आज का सीखा हुआ तो भूल जाओगे आप कल 2 दिन बाद। क्या करते हैं, आज सीखा, उससे आप घर जाकर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार याद करते हो, अभ्यास करते हो उसका, ताकि वो हमारे अचेतन में पहुंच जाए। अब अच्छे से जितनी मजबूती से आप अचेतन में उसे ले जाते हैं, उतनी ही मजबूती और शीघ्रता से जिस दिन हमें उस ज्ञान की जरूरत है, उस दिन वो ज्ञान तुरंत अचेतन से निकल, अब दूसरी प्रक्रिया चलती है, अचेतन से निकलकर कहां जाएगा दोस्तों, चेतन में आ जाएगा। ये वो पैटर्न आ रहा है एग्जाम हॉल वाला क्वेश्चन जो मैंने डाला कि एग्जाम हॉल में परीक्षार्थी कौन सी स्थिति में होता है और कहां से ज्ञान लाता है। तो देखो, सीखा हमने चेतन से अचेतन में ले गए, और अचेतन के ज्ञान को जिस दिन हमें जरूरत है, आवश्यकता है, उस दिन उस अचेतन के ज्ञान को हम कहां लाएंगे दोस्तों, चेतन में लाएंगे। और यदि दोस्तों वो अचेतन का ज्ञान चेतन में आ गया तो हम कॉपी में भी लिख देंगे। और यदि अचेतन का ज्ञान चेतन में नहीं आया, या तो वो अचेतन में रह गया या अर्धचेतन में रह गया, तो हमारा रिजल्ट 0 होता है। ऐसा कई बार आप देख लो, एग्जाम हॉल में देख लो, एग्जाम हॉल में हमने क्वेश्चन पढ़ा और हमारी उंगली यहां चली जाती है और सोचते रहते हैं यार इस क्वेश्चन को मैंने कभी पढ़ा तो सही, लेकिन याद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं याद आया, क्या हुआ ये कि आपने पढ़ा लेकिन उसका अभ्यास नहीं किया। अभ्यास नहीं किया तो अचेतन में तो गया, लेकिन बहुत अच्छे से मजबूती से नहीं गया। यदि आप उसे बार बार दोहराते रहते तो जिस दिन आपको उस क्वेश्चन की जरूरत पड़ी, वो अचेतन से निकलकर तुरंत कहां जाता, चेतन में आ जाता, है ना। तो कहां से लाए हम पूर्व ज्ञान को, अचेतन से। और कौन सी स्थिति में लाए, चेतन में। तो लिखते समय हम कौन सी स्थिति में रहे, चेतन में रहे। ये प्रक्रिया होती है दोस्तों, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है दोस्तों। और एक चीज और कि यदि, अच्छा एक बात मैं बता दूं दोस्तों कि जो मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं, इस साइकोलॉजी के सारे टॉपिक्स हमारे कॉलेज के चैनल पर आ जाएंगे, है ना। और चूंकि आपकी रीट की घोषणा हो चुकी है, अप्रैल में इसके एग्जाम संभावित है, हो जाएगी, डेट दी है गवर्नमेंट ने। तो मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये सारी चीजें, पूरी साइकोलॉजी, मेरा खुद का एक YouTube चैनल है, क्वालिटी क्लासेज GGC मतलब गंगापुर सिटी। क्या है, क्वालिटी, मेरी कोचिंग का नाम है, गंगापुर में चलते क्वालिटी क्लासेज GGC, है ना। इससे आप सर्च कर लेना YouTube चैनल, और उस पर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर वीडियो आपके पास पहुंच जाया करेगा। उसमें मैंने सारे वीडियो डाले एक एक करके, NCERT किताब का भी पूरा मैटर उनमें कलेक्ट किया है मैंने, और सारे PDF भी आपको मिल जाएंगे, है ना। सारे PDF भी डाले हुए हैं, आप नोट्स प्रिंट निकलवा चाहें तो निकलवा लें और उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, तो और जो नए वीडियो में डालूंगा वो आप तक
जल्दी जल्दी पहुंच जाया करेंगे, है ना। तो आप उसको देखते, ये तो आप देख ही लें, लेकिन यदि आप पूरी साइकोलॉजी पहले से तैयार, क्योंकि ये तो मैं डालता रहूंगा रोज ही ना, लेकिन पहले से मैंने डाल रखे हैं सारे वीडियो, क्वालिटी क्लासेस GGC, इससे सर्च कर लेना, या फिर एक बार आप मेरा नाम डाल देना केशव गुप्ता, तो भी वो वीडियो सारे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक तो मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट कर दी कि मेरे वीडियो को पहले से और अंत तक देखा करो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाता कि बोर हो जाए आप। 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट का वीडियो बनता है मेरा, उसमें मैं टॉपिक क्लियर कर देता हूँ, नहीं रहता तो अगला वीडियो ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं एक बात और बता रहा था आपको कि यदि आपका ज्ञान अचेतन में तो पहुंच गया, लेकिन वो अच्छे से नहीं पहुंचा, मतलब अभ्यास नहीं किया, तो दोस्तों वो ज्ञान कहाँ आकर अटक जाएगा? अर्धचेतन में। और अर्धचेतन में आ गया तो आप देख लो परीक्षा हॉल में ये स्थिति बन जाती है, आपकी उंगली यहाँ चलती है और आंखें आपके आसमान को तारे गिनती रहती है कि यार इसको कभी मैंने पढ़ा तो सही, लेकिन याद नहीं आ रहा। और यदि आपने बहुत अच्छे से अभ्यास उसका कर रखा है, तो अचेतन का क्या ज्ञान, जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा तुरंत आपको याद आ जाएगा। और याद आने का मतलब क्या है? अचेतन का ज्ञान तुरंत ही आपको किस में आ गया? चेतन में आ गया। ये पूरी प्रोसेस होती है दोस्तों फ्रायड के अनुसार, इसकी मनोविश्लेषणवाद में मन के इस तरह के चेतन, अचेतन और अचेतन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।